वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम लोग सीटेट पेपर 2 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं और इस प्रैक्टिस सेट में हमने जो है शामिल किए हुए हैं सामाजिक विज्ञान के जो आपके पेडागोजी वाले क्वेश्चंस आते हैं उनको। ठीक है, तो ये सारे आपके एसएसटी के पेडागोजीज हैं जो आपके सोशल साइंस के जो आपका 60 नंबर का क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इनको शामिल किया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और इसे देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सामाजिक विज्ञान की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ सोशल साइंस के संदर्भ में एकदम सटीक समझ संचारित करता है। तो नेचर ऑफ सोशल साइंस जो है किस कथन से आपको पता चलता है ये आपको बताना है। इसमें यह तथ्यों एवं सूचनाओं को सम्मिलित करता है जिन्हें रट कर याद करने की आवश्यकता है। तो रटने की कोई बात ही नहीं है, रटने वाला आपका गलत है, ये सब जानते हैं। यह वैज्ञानिक उपागम पर आधारित नहीं है। तो देखिए इसका नाम ही है सामाजिक विज्ञान, तो कैसे ये वैज्ञानिक उपागम पर आधारित नहीं होगा, ये वैज्ञानिक उपागम पर आधारित है। ठीक है, इसका उद्देश्य विभिन्न मान्यताओं, प्रक्रियाओं और मतों का निर्माण करना है बिना उन पर आलोचनात्मक प्रश्न किए। देखिए किसी भी चीज़ के लिए अगर आप कोई भी चीज़ मान रहे हो, कोई भी प्रक्रिया या फिर किसी भी जो है चीज़ के लिए अपने मत का निर्माण कर रहे हो यानी कि अपनी सोच बना रहे हो, तो आप उन पर क्वेश्चन करोगे। ठीक है, आलोचनात्मक क्रिटिकल थिंकिंग करोगे। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि बिना उन पर जो है कोई भी क्रिटिकल थिंकिंग किए बिना हम लोग कोई भी मत का निर्माण कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। यह समाज तथा विवेचनशील नागरिक वर्ग के संदर्भ में एक एकीकृत समझ को विकसित करता है। ठीक है, यानी कि आपके समाज के बारे में और एक विवेकशील नागरिक किस तरह से होना चाहिए समाज में, उसके संदर्भ में एक आपका एकीकृत समझ को विकसित करता है। क्या? सामाजिक विज्ञान। ठीक है, समाज के बारे में हमें बताता है और एक विवेकशील नागरिक किस तरह से समाज में जो है रहता है। ठीक है, तो ये हमारा है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्यों को याद करने के स्थान पर संकल्पनाओं के अवबोधन को प्रोत्साहित करता है? यानी कि ये आपके 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताया है कि किस से आपको ये पता चलता है कि केवल तथ्यों को याद नहीं करना है बल्कि जो है कॉन्सेप्ट्स को जो है समझना है, यानी कि संकल्पनाओं का अवबोधन करना है। कॉन्सेप्ट्स को क्या करना है? अच्छे से समझने को कौन सा कथन प्रोत्साहित करता है? सूचना को सूचीबद्ध करने को कम करना, यानी कि कोई भी जो सूचना दी जाती है आप उसको क्या करो, केवल लिख के अपने पास रख लो। तो इसको क्या करना है? कम करना है, यानी कि ये चीज़ें नहीं करनी है, ये कम करना है। तो ये काम तो कर सकते हो कि केवल सूचनाएं लिख करके अपने पास रख लेना, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो ये आपको कम करना है, तो ये आपका सही हो जाता है। ऐसे प्रश्न पूछना जो बच्चों के चिंतन के लिए प्रोत्साहित करते हैं, यानी कि कुछ ऐसे प्रश्न आप पूछो कि बच्चे जो है उस पर सोचें। ठीक है, तो इससे भी जो है उनके कॉन्सेप्ट का निर्माण होगा। ठीक है, संकल्पनाओं के अवबोधन की बात की जा रही है। तीसरा है जहाँ तक संभव हो परिभाषाओं को अनदेखा करना, यानी कि आप केवल परिभाषाओं को रट लें। हाँ, यही जो है आपका सही नहीं है। तो आपको जो है अधिकतर परिभाषाओं को अनदेखा करना है, उन चीज़ों को क्या करना है? समझने की कोशिश करना है। केवल परिभाषाओं को देख के रट नहीं लेना है, उन्हें समझने की कोशिश करना है। तो यही आपको कहना है, जहाँ तक संभव हो परिभाषाओं को अनदेखा करना, यानी कि उनको जो उन पे परिभाषाओं के हिसाब से ही बस केवल उन्हें याद ही नहीं कर लेना है। ठीक है, उन्हें समझने की कोशिश करना है। चौथा है यह सभी सही तथ्यों की तालिका उपलब्ध कराना। देखिए स्टार्टिंग में पहले ही कथन में लिखा गया था कि ये चीज़ नहीं करनी है, ये चीज़ कम करनी है, तो ये तो सही हो गया था। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि आप तथ्यों की तालिका, यानी कि आप पॉइंट्स फैक्ट्स बता दो हमको कि ये चीज़ होता है, बस उसके हम रट लें। तो ये तालिका केवल उपलब्ध कराना, ये वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा। जबकि ए, बी और सी ये तीनों कथन आपके सही हैं, तो किस वाले ऑप्शन में आपको मिल जाते हैं? तो ए, बी, सी आपके कथन मिल जाते हैं ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाता है? सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम युक्ति आरंभिक स्तर पर सामाजिक न्याय और हाशियाकरण विषय पर चर्चा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ हो सकती है? तो एक आपका चैप्टर ही है आपके सामाजिक न्याय और हाशियाकरण। ठीक है ना, आपने देखा होगा कि आपके पॉलिटी में ये चैप्टर है, सबसे लास्ट वाला जो आपका सिलेबस दिया गया है उसमें है ये। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो? पहला ऑप्शन है कि आपका पहला जो आपका कथन है कि ये भूमिका अदा करना, यानी कि आप रोल प्ले करवा सकते हो। किसी एक बच्चे को आप दूसरे समुदाय का व्यक्ति बना दो या फिर आदिवासी समुदाय का बना दो, और किसी को जो है आप जो समाज की मुख्य धारा में है वो बना दो। तो इससे जो है क्या होगा? बच्चों में एक समझ विकास होगा। ठीक है, तो पहला तो आपका सही हो सकता है।
दूसरा आपका केस स्टडी, यानी कि किसी जो है आदिवासी समुदाय के बारे में बच्चों को पूरा बताओ कि उनके साथ किस तरह से जो है ये जंगलों से बाहर आए, किस तरह से जो है हमारे शहरों में आए, तो इनके साथ जो है भेदभाव हुआ, इस पर केस स्टडी। तो ये भी आपका सही हो सकता है सामाजिक न्याय और हास्यकरण को समझने के लिए। तीसरा आपका सर्वेक्षण के द्वारा, यानी कि आप किसी एक क्षेत्र में जाओ जहाँ पर जो है विशेष समुदाय के लोग या फिर आपके आदिवासी समुदाय के अलग अलग समुदाय के लोग रह रहे हो, तो वहाँ पे आप सर्वेक्षण करोगे, तब भी जो है आपको सामाजिक न्याय और हास्यकरण को समझने में मदद मिलेगी। चौथा है आप ग्लोब और मानचित्र, यानी कि एक मानचित्र पर आप दिखा दो कि यहाँ ये समुदाय रहता है, यहाँ ये समुदाय रहता है, यहाँ ये समुदाय रहता है, तो बच्चों को समझ में आ जाएगा कि हाँ ये ऐसा है। तो ये वाला सबसे गलत आंसर है कि आप केवल एक मैप पे दिखा दो कि कहाँ पे कौन रहता है, जबकि आपके ऊपर के जो 3 ऑप्शन है ये तीनों आपके सही हैं। तो ए बी सी इसमें भी आपका सही है, डी वाला नहीं सही है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा, तो ए बी सी आपका किस में है, तो ए बी सी आपके हैं ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, ए बी सी ये आपके सही हैं। ठीक है, ग्लोब और मानचित्र केवल आप दिखा दोगे तो उससे सामाजिक न्याय और हास्यकरण समझ में नहीं आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आप भारत विभाजन पर कक्षा ले रहे हैं, यानी कि आप क्लास में हैं और आप भारत विभाजन पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा की चर्चा के लिए मूल्यांकन संसाधन साबित हो सकता है। तो ऐसा बताइए कि ये इसमें से जो चीज़ें दी गई हैं इनमें से कौन कौन सी चीज़ें एक संसाधन के रूप में आपके क्लास में शामिल की जा सकती हैं आपको ये पढ़ाने के लिए। कौन सा चैप्टर, भारत विभाजन पढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले भारत का मानचित्र जो उस समय था 1947-48 में। ठीक है, 1947-48 में, यानी कि आपका विभाजन के पूर्व का भारत और उसके बाद का भारत। तो ये तो आपका एक क्या हो सकता है, मूल्यवान संसाधन हो सकता है। दूसरा आपका खुशवंत सिंह द्वारा लिखी पाकिस्तान के लिए रेल। ठीक है, तो ये एक पुस्तक थी जो आपके किस पर लिखी गई थी, खुशवंत सिंह ने लिखी थी, आपके भारत विभाजन पर लिखी थी। तो ये भी एक जो है आपका हो सकता है आपके भारत विभाजन पर चर्चा करने के लिए अच्छी चीज़ हो सकती है। दिल्ली 1948 के फोटोग्राफ्स, तो दिल्ली 1948 में जो है किस तरह से थी, यानी कि विभाजन के बाद उसकी क्या स्थिति थी। ठीक है, उसके कुछ फोटोग्राफ्स आपके पास हैं, वो आप दिखा सकते हो क्लास में, तो ये भी आपका सही है। चौथा हमारा है एम.एस. सुब्बालक्ष्मी द्वारा गाया गया गीत। तो कोई एक गीत गा करके केवल हम भारत विभाजन पे जो है चर्चा नहीं बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि गीत में क्या होता है, फैंटेसीज़ होती हैं। ठीक है, तो फैंटेसीज़ होती हैं, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। जबकि ए बी सी इसमें भी आपका सही है। तो ए बी सी आपको किस में मिलता है, तो ऑप्शन नंबर ए में आपको मिल जाता है, ए बी और सी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाता है, सही आंसर हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये आपका जो है थोड़ा हेक्टिक आपको लग सकता है, लेकिन ये कम से कम जो है आपके 15-16 क्वेश्चंस आपके पूछ लेते हैं। आपके 60 मार्क्स में से 15-16 मार्क्स आपके इसी के पूछ लेता है, क्या कहते हैं, आपके पेडागोजिकल इशूज़ के। तो ये आपको करना ही पड़ेगा, और इसमें अधिकतर इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं कि आपके सेंटेंसेस दिए रहते हैं और सारे सेंटेंसेस को पढ़ के आपको बताना है कौन सा सही है, ए सही है, ए बी सही है, ए बी सी सही है, इस तरह से। तो आइए इसको देखते हैं। एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की भूमिका में अपने छात्रों के लिए निम्नलिखित में से क्या विकसित करने के अवसर उपलब्ध करवाना सबसे महत्वपूर्ण है। यानी कि आप एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक हैं, तो आप छात्रों में ऐसा क्या आप विकसित कराना चाहते हैं सामाजिक विज्ञान पढ़ा करके। ठीक है, परीक्षा हेतु स्वयं पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, ये बात तो कर सकते हो, लेकिन इससे आप विकसित क्या कराना चाहते हो छात्रों में, ये बताना है। तो ये हमारा नहीं होगा कि हम केवल परीक्षा के लिए बच्चों से कहें कि आप लोग क्या करो, अपने मन से पढ़ो, स्वयं से पढ़ो। विषय विशेषज्ञ बनाना, यानी कि बच्चों को पढ़ा दो कि वो उस विषय के विशेषज्ञ बन जाए। तो कोई भी पढ़ा के इस तरह से विषय विशेषज्ञ नहीं बना सकता है एक क्लास में पढ़ा करके। घटनाओं को याद करने के लिए स्मरण, यानी कि आप क्या करो कि बच्चों से कह दो कि घटनाएं जो हुई हैं उन सबको केवल याद कर लो। तो ये भी हमारा नहीं होगा। उनके चारों ओर वातावरण की समालोचनात्मक समझ, यानी कि वो जिस समाज में रह रहे हैं, ठीक है, उसके आसपास जो सामाजिक और राजनीतिक घटनाएं हो रही हैं उसका जो है उनको क्या हो जाए, एक समझ उनकी विकसित हो जाए। ठीक है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के रूप में आप बच्चों के अंदर ये डालना चाहते हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है क्या है, सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में देखते हैं हम लोग यहाँ पे, इनमें से कौन सी गतिविधि इतिहास की कक्षा में चिंतन कौशल को बढ़ाने के लिए सबसे अधिक प्रभावित होगी। यानी कि आपके क्रिटिकल थिंकिंग की बात की जा रही है कि चिंतन कौशल को किस तरह से बढ़ाएं, बच्चे किस तरह से सोचें किसी भी चीज़ के बारे में। यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें से किन चीज़ों से आपको पता चलता है कि बच्चे क्या करेंगे, सोचेंगे। ठीक है, कौन कौन सी गतिविधि का आप कराओगे कि बच्चों का चिंतन कौशल विकसित होगा। विकल्पों का विश्लेषण करना, ठीक है,
तो विकल्पों का विश्लेषण करेंगे तब भी जो है क्या होगा, इनके अंतर्गत क्या होगा कि एक जो है समझ विकसित होगी। पुनर्स्मरण पर प्रश्न पूछना, यानी कि कोई भी चीज़ ये याद कर लिए हैं उस पर आप प्रश्न पूछ रहे हो, तो केवल ऐसा ये आपका गलत हो जाएगा कि आप चीज़ें बस खाली वो याद करके आए आप पूछे, तो उनका चिंतन कौशल विकसित नहीं होगा, यानी कि वो किसी चीज़ पर सोचेंगे नहीं। तथ्यों और मतों में भेद करना, देखिए जब किसी चीज़ की उनको समझ बनी रहेगी तभी वो क्या कर सकते हैं, चीज़ों में अंतर कर सकते हैं। प्रभावों को खोजना, तो प्रभावों को खोजना, क्या इफ़ेक्ट्स किस चीज़ पर पड़ रहा है उस चीज़ को खोजते भी हैं ये, ठीक है ना, उस चीज़ को खोजते भी हैं। तो ये भी आपका क्या होगा कि कोई भी चीज़ पर किस चीज़ का क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, तो उसके बारे में भी क्या करेंगे, ये चिंतन करेंगे, सोचेंगे। पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु का पाठन करना, केवल पाठ्य पुस्तक में जो चीज़ लिखी गई है उसको पढ़ लेने से ही जो है चिंतन कौशल विकसित नहीं होगा, ठीक है। जबकि आपका किसी भी विकल्प आपको दिया गया है उसका विश्लेषण करना कि इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या नहीं हो सकती हैं, ये सोच लेना। और किसी चीज़ में अंतर करने के लिए आपकी समझ विकसित होनी चाहिए, तभी आप जो है किसी चीज़ में अंतर कर पाते हो, ठीक है। और प्रभावों को खोजना है, तो ये आपका ए वाला और आपका सी वाला और डी वाला ये आपके सही होंगे। तो ये किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में हम देख रहे हैं कि ए, सी और डी ये तीनों हमारे सही हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस को प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में एक चुनौती की तरह माना जा सकता है, यानी कि प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में एक बड़ी चुनौती जो है किस चीज़ को माना जा सकता है। ये 4 आपके कथन दिए गए हैं, इनमें से बताना है आपको कि कौन कौन से जो है एक बड़ी चुनौती के रूप में आ सकते हैं। इसे एक गैर उपयोगितावादी विषय के रूप में समझा जाता है, तो ये बात तो सही है कि सोशल साइंस को लोग क्या लेते हैं, हल्के में लेते हैं कि जो है सोशल साइंस में तो कुछ नहीं है, ठीक है। सोशल साइंस जो है जो गधे बच्चे होते हैं वो लेते हैं, तो इसे गैर उपयोगितावादी विषय के रूप में समझा जाता है। ये क्या है कि आप सामाजिक स्तर को एक सामाजिक विज्ञान को क्या है एक बड़ी चुनौती के रूप में किन किन चीज़ों को माना जाता है, तो एक ये चुनौती है कि लोग इसको जो है गैर उपयोगितावादी विषय के रूप में मानते हैं। सबको चाहिए साइंस, सोशल साइंस किसी को नहीं चाहिए। यह बहुत सारी बहस और विवादों को पैदा करता है, तो ये भी बात सही है कि क्या करता है, बहुत सारी बहस को यानी विवादों को पैदा करता है। जैसे लिंग के बारे में जब हम चर्चा करते हैं या फिर जाति के बारे में चर्चा करते हैं, आरक्षण के बारे में चर्चा करते हैं, तो बहुत सारे बहस और विवाद जो है पैदा होते हैं इससे, ये बात भी है। एक विशेषज्ञता वाले शिक्षक से बहुत सारे विषयों का शिक्षण अपेक्षित होता है, तो देखिए यानी कि अगर एक विशेषज्ञता वाले शिक्षण यानी कि कोई एक शिक्षक होगा तो वो या तो पॉलिटिकल साइंस में या फिर इकोनॉमिक्स में या फिर जो है हिस्ट्री में या फिर ज्योग्राफी में जो है क्या होगा, वो विशेषज्ञ होगा। लेकिन वो क्या करता है कि वो सारे विषयों का शिक्षण करता है, यानी कि आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब कुछ पढ़ाता है वो, ठीक है। तो ये भी आपकी एक बड़ी चुनौती है। तो ऑप्शन नंबर ये भी आपका ए, बी और सी ये तीनों ही सही है। इसमें गणित के काफ़ी अधिक ज्ञान की आवश्यकता है, तो ये इसमें गणित के ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये आपका लिखा हुआ है जो ऑप्शन नंबर डी ये आपका गलत है। तो ए, बी और सी हमारा सही है। तो ए, बी, सी और सी किस में, तो ऑप्शन नंबर ए में हमको मिल जा रहा है। ए, बी और सी क्या है हमारा सही आंसर है, ओके। कि ये सभी क्या हैं आपके सामाजिक विज्ञान शिक्षण में चुनौतियाँ हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धम्म के विषय में आपसे पूछा गया है। धम्म के विषय में समझ बनाने के लिए किस प्राथमिक स्रोत का संदर्भ लिया जाना चाहिए, यानी कि धम्म के विषय में हमें जो है कहाँ से इसकी जानकारी मिलती है, कौन से प्राथमिक स्रोत से हमें इसकी जानकारी मिलती है। तो आपने देखा होगा कि धम्म के बारे में जो है अशोक के शिलालेखों में जो है धम्म के विषय में चर्चा की गई है। तो अशोक के शिलालेख जो थे उसमें जो है वो हमारे प्रारंभिक स्रोत है, वहाँ से हमको धम्म के विषय में पता चलता है कि धम्म क्या था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, परियोजना कार्य में मुख्यतः शामिल होता है। परियोजना कार्य में मुख्यतः क्या शामिल होता है, परियोजना का मतलब होता है प्रोजेक्ट, ठीक है। परियोजना कार्य मतलब प्रोजेक्ट वर्क में मुख्यतः क्या शामिल होता है। अनेक संसाधनों से सूचना एकत्रित करना, यानी कि हम अलग अलग संसाधनों से क्या करते हैं, प्रोजेक्ट के लिए सूचना एकत्रित करते हैं, हाँ ये बात हो सकती है। लोगों से आंकड़े इकट्ठे करने के लिए बाहर जाना, तो कितने लोगों से आप आंकड़े इकट्ठे करोगे बाहर जाके, तो सबसे आप जो है आंकड़े, कोई भी आपका प्रोजेक्ट है जैसे कि आपको एक ऑयल के बारे में यानी कि जो है प्राकृतिक गैस के बारे में आपको जो है प्रोजेक्ट बनाना है, तो आप जो है अपने घर के आसपास बाहर जाकर के लोगों से ये सूचना इकट्ठा नहीं कर सकते कि प्राकृतिक गैस कैसे प्राप्त होती है। तो ये वाला ऑप्शन तो आपका नहीं होगा, क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट को आपको
केवल लोगों से पूछ के नहीं कर सकते, क्योंकि लोग जो है हर चीज़ में महारत हासिल नहीं होते हैं। परियोजना से संबंधित महत्वपूर्ण संप्रतियों को याद, ये कि याद करने वाला कोई भी चीज़ होगा तो सीधा आप गलत काटोगे। अगर आपसे पूछा है कि कौन सा गलत है तभी वो ऑप्शन सही होगा, वरना अगर जो है अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कोई किसी में कंतस्ट करना आ रहा है, याद करना आ रहा है, तो वो हमेशा आपका गलत होगा सीटेट में। विषय से संबंधित मुख्यतः समाचारों के अंश एकत्रित करना, यानी कि आप क्या करोगे, अलग अलग समाचार पत्रों से क्या करोगे, अंश एकत्रित करोगे। तो ये भी हो सकता है, और मेनली जो है ये भी आपका क्या है, संसाधनों को एकत्र करना ही है। तो इन दोनों में से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है ज़्यादा, तो मेरे हिसाब से तो होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर ए की अनेक संसाधनों से सूचना एकत्रित करना। देखिए ये भी एक संसाधन है, यानी कि समाचार पत्र भी जो है क्या है, एक संसाधन है। आप केवल एक संसाधन से सूचना एकत्रित कर रहे हो, इसके अलावा आप जो है वीडियोज से और जगहों से जो है जानकारियाँ, किताबों से और जगहों से सूचनाएँ एकत्रित कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ज़्यादा सही होगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है पहला ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। इनमें से कौन से संप्रत्यय संबंधी ज्ञान का आकलन करते हैं? छात्रों के संप्रत्यय संबंधी, यानी कि किससे जो है आपको पता चलता है कि बच्चों में कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, संप्रत्यय का मतलब होता है कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट का जो है डेवलपमेंट आप किस तरह से जो है बच्चों में असेस कर सकते हैं, कैसे आकलन कर सकते हैं कि बच्चों में कौन से प्रश्न आप दोगे तो जिससे ये पता चलेगा। तो देखिए यहाँ पे 4 प्रश्न आपके दिए गए हैं, तो चारों में से आपको बताना है कि किससे जो है बच्चों के कॉन्सेप्ट संबंधी ज्ञान का जो है पता चलता है। जनजातियों द्वारा दीकू लोगों पर विरोध का क्या कारण था? यानी कि अब ये क्या है कि ये एक जानकारी होगी, यानी कि दीकू लोगों ने विरोध क्यों किया होगा। ठीक है, क्यों किया होगा तो इसका एक रीजन होगा। तो इससे आप कोई कॉन्सेप्ट नहीं, इससे क्या पता चल रहा है, केवल आपका नॉलेज पता चल रहा है कि आप ये जानते हो कि उनके विरोध का क्या कारण था। आर्थिक विकास और सतत पोषणी विकास में क्या अंतर है? देखिए किसी चीज़ में अंतर बताने के लिए आपके पास जो है कॉन्सेप्ट होने चाहिए उन दोनों के विषय में, यानी कि आपको आर्थिक विकास के बारे में भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और सतत पोषणी विकास के बारे में भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप उन चीज़ों का अंतर कर सकोगे। ठीक है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता है, सही हो जाता है। इससे हमें कॉन्सेप्ट के बारे में पता चलेगा कि बच्चों में कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है, अगर हम इन दोनों में वो बच्चे अंतर कर ले रहे हैं तो। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के विषय में अधिक जाने, यानी कि उनके बारे में आप पढ़िए, जानकारी इकट्ठा करिए और अपने समय की किस प्रकार की वो एक असामान्य महिला थी। तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पर भी, क्या आप नॉलेज गेन कर रहे हो, यानी कि आप केवल जानकारी को ले रहे हो, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। निर्वाह कृषि और व्यावसायिक कृषि में अंतर बताइए। अब यहाँ पे भी आपको निर्वाह कृषि भी पता है और व्यावसायिक कृषि भी पता है, तभी आप क्या कर पाओगे, अंतर बता पाओगे। तो देखिए ये जो हमारे हो गए ऑप्शन नंबर ए, बी और ऑप्शन नंबर, मतलब कि ऑप्शन नहीं, कथन बी और डी हमारे क्या हैं, सही हैं। ठीक है, बी और डी हमारे सही हैं। तो बी और डी हमारा किस ऑप्शन में मिलता है, तो ये मिलता है आपके ऑप्शन नंबर डी में। तो ये दो आपके ऐसे क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनसे बच्चों में उनके कॉन्सेप्ट संबंधी ज्ञान का हम लोग क्या कर सकते हैं, आकलन कर सकते हैं कि हाँ इन बच्चों के अंतर्गत क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। इनमें से कौन से प्रश्न से आलोचनात्मक चिंतन को विकसित करने की ज़्यादा संभावना है? आलोचनात्मक चिंतन यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, आपको किसी भी प्रश्न पर कोई भी प्रश्न दिया जाएगा तो बच्चे उस पर अच्छे से सोच के उनको लिखना होगा। तो कौन से आपके यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आपके 5 प्रश्न दिए गए हैं, इनमें से किन प्रश्न से ये पता चलता है कि बच्चे क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हैं उस प्रश्न पे? राजनीति पर दबाव समूह और सामाजिक आंदोलन किस प्रकार प्रभाव डालते हैं? तो देखिए अगर आप किसी क्वेश्चन में ऐसा पूछोगे कि राजनीति पर जो दबाव समूह है या फिर जो सामाजिक आंदोलन, जैसे अभी जो है कुछ दिन पहले किसान आंदोलन हो रहा था, ठीक है, तो उससे राजनीति किस तरह से प्रभावित होती है, तो इस चीज़ पे आप क्या करोगे, सोचोगे कि हाँ ये चीज़ हो सकती है, इसी तरह से इन ऐसा करने से ये चीज़ें करने से क्या हो सकती हैं, राजनीति प्रभावित हो सकती है इस प्रकार से। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें आलोचनात्मक चिंतन का आपके विकास हो रहा है। तो पहला तो आपका क्वेश्चन सही है। अगला हमारा, राजनीतिक समूह और दबाव समूह में क्या अंतर है? तो इससे आपकी आलोचनात्मक चिंतन नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप ये बता लोगे कि राजनीतिक समूह और दबाव समूह में क्या अंतर है, यानी कि दोनों के बारे में आपको नॉलेज है और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, तो ये आप बता लोगे। तो इससे आपका आलोचनात्मक चिंतन नहीं आ रहा है कि आप कोई चीज़ सोच के बता रहे हो। ठीक है, आपको पता है, आपने अंतर कर लिया, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो ये भी नहीं है आलोचनात्मक चिंतन के बारे में। निम्नलिखित की व्याख्या करो, यानी कि आपका केवल व्याख्या करने के लिए बोल रहा है। तो राजनीतिक दल के बारे में आपको पता है तो आप व्याख्या कर लोगे।
दबाव समूह के बारे में पता है तो भी व्याख्या कर लोगे। ठीक है, तो ये भी क्या है, आपका नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, आपको ज्ञान है तो आप बता लोगे। कोई भी आलोचनात्मक चिंतन इसमें नहीं लग रहा है कि आप कुछ बहुत सोच के कर रहे हो। ठीक है, कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, इस तरह की चीज़ें नहीं सोच रहे हो। ठीक, तो अभी तक हमें केवल एक क्वेश्चन मिला था, ए वाला। आगे देखते हैं, जनसंख्या आकार के अनुसार भारत में कितने राजनीतिक दल हो सकते हैं। अब इसमें आपको सोचने की ज़रूरत है, यानी कि भारत में कितनी बड़ी जनसंख्या है उसके हिसाब से आपके भारत में कितने राजनीतिक दल हो सकते हैं और क्यों। तो आपको सोचना पड़ेगा कि ये आपका, जैसे कि इस समुदाय का एक राजनीतिक दल हो गया, इस जाति का एक राजनीतिक दल हो गया, तो कितने जातियां हैं, कितने आपके समुदाय हैं, तो आप अलग अलग तरीके से क्या करोगे, सोचोगे और उस पर बताओगे कि हाँ इतने राजनीतिक दल हो सकते हैं। ठीक है, इन आधारों पर। तो इसमें भी आपका क्रिटिकल थिंकिंग विकसित हो रहा है। भारत में जनहित याचिकाएं सबके लिए न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास कैसे करती हैं, ये भी जो है आपके सोचने का विषय है। यानी कि जो आपके PIL दायर की जाती हैं उससे जो है सभी के लिए न्याय कैसे सुनिश्चित होता है, इस पर भी क्या करोगे, आप सोचोगे, तभी आप बता पाओगे कि हाँ ये चीज़ें करने से भारत में क्या हो सकता है, मतलब कि जनहित याचिकाएं सबके लिए न्याय सुनिश्चित कर सकती हैं। तो आपका A, D और जो आपका E है ये आपका सही आंसर है, मतलब कि सही कथन है। तो ये कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में हमको मिलता है A, D और E। ओके, तो ये हमारा सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। सामाजिक अध्ययन में समसामयिक घटनाओं और इवेंट्स के उपयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो जो आपका सामाजिक अध्ययन होता है, सोशल स्टडीज़, उसमें जो है जो आपके करंट अफेयर्स होते हैं, ठीक है, उनके उपयोग के बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। सामाजिक विज्ञान इकाइयों के लिए करंट अफेयर्स के अभिन्न अंग के रूप में उपयोग करना। देखिए क्या है कि जो आपका सोशल साइंस है ये हमेशा नया होता रहता है, यानी कि हिस्ट्री में भी कोई नई जो है चीज़ की खोज हो गई, कोई नई जगह की खोज हो गई तो वो भी जुड़ जाता है। ज्योग्राफी में भी कुछ नई चीज़ें जुड़ जाती हैं। इकोनॉमिक्स में तो हमेशा नया होता रहता है। ठीक है, कुछ ना कुछ जो है आपका हमेशा GDP बढ़ना, ये होना वो सब चीज़ें होती रहती हैं। और पॉलिटिकल साइंस में भी कुछ नए अनुच्छेद या फिर कुछ नए जो है संशोधन तो इस तरह से बदलता रहता है। तो आपको करंट अफेयर्स का ध्यान रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सामाजिक अध्ययन पाठ्य पुस्तक के अलावा करंट अफेयर्स का उपयोग हम करेंगे, तब भी हमारा ये ज्ञान बढ़ता रहेगा। इसके अलावा सामाजिक विज्ञान की इकाई के रूप में हम करंट अफेयर्स का उपयोग करें तो करंट अफेयर्स का उपयोग हमें करना ही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर A और B दोनों ही सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा कि A और B दोनों ही सही है। ठीक है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान हमेशा बदलता रहता है तो उसमें करंट अफेयर्स हमें लगातार पढ़ती रहनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न ज्ञानात्मक प्रक्रिया के मूल्यांकन के पहलू का आकलन करते हैं। यानी कि जो आपका कॉग्निटिव प्रोसेस है, आपने देखा होगा कि जो आपका ब्रूनर का कॉग्निटिव प्रोसेस है उसमें आपके कॉग्निशन और रिमेंबरिंग बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो आपके लास्ट में आपका इवोल्यूशन भी आता है। तो आपको बताना है कि कौन सा जो है इवोल्यूशन किस, ये आपके कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि किस कथन से इवोल्यूशन यानी कि मूल्यांकन का पता चलता है। ठीक है, 3 योजनाओं को सूचीबद्ध कीजिए जिनका लक्ष्य भारत में गरीबी की स्थिति को बेहतर बनाना है। इसमें क्या करना है, केवल आपको 3 योजनाओं को बता देना है, लिस्टिंग करनी है, यानी कि 1, 2, 3, ये 3 योजनाएं हैं जिससे आपके गरीबों की स्थिति बेहतर हो रही। तो क्या आप जो है मूल्यांकन किसी चीज़ का कर रहे हो? जी नहीं, आप मूल्यांकन नहीं कर रहे हो, आप केवल बता दे रहे हो। आपको पता है 3 योजनाओं के बारे में, आप 3 योजनाएं बता दे रहे हो। ठीक है, किसी चीज़ का आप यहाँ पे मूल्यांकन नहीं कर रहे हो, यानी कि किसी, जैसे आप परीक्षा का मूल्यांकन करते हो उसी तरह से आप किसी चीज़ का यहाँ मूल्यांकन नहीं कर रहे हो। ऑप्शन नंबर B में क्या कह रहा है, तो पहला वाला तो आपका नहीं है। मनरेगा को लागू करने की संलिप्त प्रक्रियाओं की व्याख्या कीजिए, तो इसमें भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप मनरेगा किस तरह से लागू हुआ, जैसे ये पहले ये चीज़ हुई, फिर ये चीज़ हुई, फिर ये चीज़ हुई, फिर ये चीज़ हुई, तो इसमें भी आप किसी चीज़ का मूल्यांकन नहीं कर रहे हो। आपको बस पता है कि मनरेगा लागू करने में जो जो प्रक्रियाएँ हैं उनकी व्याख्या करनी है, तो आप उनकी व्याख्या कर दे रहे हो, तो ये भी नहीं है। समग्र शिक्षा अभियान ने भारत में अधिगम के स्तरों की गुणवत्ता सुधारने में सहायता की है। देखिए ये एक कथन दिया है कि समग्र शिक्षा के द्वारा क्या हुआ, भारत में अधिगम स्तरों की गुणवत्ता को सुधारने में इसने सहायता की है, समग्र शिक्षा ने। इस कथन के पक्ष में 3 बिंदु उपलब्ध कीजिए। अब बताइए, अब आपको जो है क्या करना है, इवैल्यूएट करना है, यानी कि अब आपको जो है मूल्यांकन करना है इस कथन का कि समग्र शिक्षा ने जो है शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने में सहायता की है। अब आपको इस कथन का इवैल्यूएशन करना है। ठीक है, इस कथन का इवैल्यूएशन करके आप खुद से जो है चीज़ों को बताओगे कि क्या इसने ऐसा किया है या नहीं किया है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। D क्या कह रहा है, सन 1991 से भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया ने प्रदूषण को बढ़ा दिया। यानी कि 1991 से जब से आपका
औद्योगिकरण बढ़ा तब से प्रदूषण भी बढ़ गया। आप इस कथन को आके आपसे खुद ही कह रहा है कि इस कथन का आप इवोल्यूशन करिए, ठीक है। तो ये भी आपके क्या कह रहा है, ये भी आपके इवोल्यूशन को बढ़ावा दे रहा है। यानी कि जब कोई आपका कथन दिया रहेगा, ठीक है, उस कथन को कहेगा कि इस कथन को सिद्ध करिए या फिर इस कथन को आंकिए, इस कथन पर अपने विचार उपलब्ध कराइए, तो आपसे उस कथन का मूल्यांकन करने की बात वो कह रहा है, ठीक है। तभी वो चीज़ें आपके मूल्यांकन वाली चीज़ों में आएंगी। अपने नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है। ये भी एक कथन है कि अपने नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करे सरकार। अब इस कथन को आपको क्या करना है, उचित सिद्ध करना है कि क्या ये कथन सही है। तब आप क्या कहोगे, इस कथन का आप क्या कर रहे हो, मूल्यांकन कर रहे हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी डी ई क्या है, ये हमारे कथन सही है। तो ये किस में ऑप्शन मिलते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी में हमें मिल जाते हैं सी डी और ई। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम लोग। कथन ए क्या कह रहा है कि मानव भूगोल भूगोल के विषय का हिस्सा है, ठीक है। तो मानव भूगोल यानी कि ह्यूमन जो आपका ज्योग्राफी है, ये भूगोल विषय का हिस्सा है, ये बात तो सही है। मानव भूगोल मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के साथ क्या संबंध रहे हैं उनका अध्ययन करता है। तो ये भी बात सही है कि मानव भूगोल क्या करता है कि मानव की जब से उत्पत्ति हुई मानव की, उसके बाद अब तक पर्यावरण के साथ उसके किस तरह के संबंध हैं, इस बात का अध्ययन करता है। तो ए और बी आपके दोनों ही क्या हैं, सही हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है कि ए और बी दोनों सही हैं, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 था जिसका ऑप्शन नंबर बी सही था। ये हमारे जो है सारे पेडागोजिकल इश्यूज़ के क्वेश्चंस थे। अगर आपने यहाँ तक देखा हो तो कमेंट आप ज़रूर कर दीजिए। क्या लिखिए आप कमेंट में, सहपाठी, ठीक है। मुझे पता चलेगा कि हाँ आपने यहाँ तक पूरा वीडियो देखा है। इसके अलावा वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को आप शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ जो आपके सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।